जय शंकर प्रसाद की कहानी ग्राम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जो अपने ही इलाके में एक अजनबी की तरह है। वो रौब और अधिकार के साथ एक सफर शुरू करता है, लेकिन एक गुमनाम सी झोपड़ी में सुनाया गया एक किस्सा उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हम वाकई उस विरासत को जानते हैं जिस पर हम खड़े हैं? बिल्कुल। ये कहानी एक बाबू की कुसुमपुर तक की यात्रा के बारे में उतनी नहीं है जितनी उस यात्रा के बारे में है जो उसे अपने ही परिवार के अतीत की अंधेरी गलियों में ले जाती है। तो आज हम इस कहानी को समय के हिसाब से नहीं बल्कि एक थीम के इर्द गिर्द देखेंगे, एक आधुनिक इंसान का अपने ही सच से सामना। सही रहेगा। हमारे पास कहानी का पूरा पाठ है और अब मोहनलाल के चरित्र के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब सुविधा और अधिकार की नींव हिलती है तो इंसान का क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं स्टेशन से, जहां मोहनलाल का आत्मविश्वास अपने चरम पर है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही एक विरोधाभास से होती है। एक तरफ श्रावण की भीगी शाम है, प्रकृति का अद्भुत वर्णन है। हाँ, वो बादलों से घिरा आसमान। और दूसरी तरफ हमारे नायक हैं बाबू मोहनलाल, और उनका पहनावा वो तो अपने आप में एक कहानी है। विलायती बूट, हंटिंग कोट, वो धानी रंग का साफा। हाँ, प्रसाद जी उसे कहते हैं अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन। वाह, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ कपड़ों का मेल नहीं है, ये एक पहचान का संकट है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उस दौर के पढ़े लिखे भारतीय की दुविधा है। मोहनलाल अपनी जड़ों से कह सकते हैं कट चुका है, और इसका सबूत उसके व्यवहार में दिखता है। हाँ, सबसे बड़ा सबूत, वो स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में बात करता है। उसे लगता है कि यही अधिकार की भाषा है। और फिर वो घटना होती है, वो औरत वाली। हाँ, जहां वो एक रोती हुई औरत को सेकंड क्लास के डिब्बे से उतरने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है ये दूसरा दर्जा है। ये छोटी सी बात उसके बारे में क्या बताती है? ये सिर्फ नियमों का पालन करना है या कुछ और? ये नियमों से कहीं ज्यादा है। ये उसके दिमाग में बसी ऊंच नीच की भावना है। अच्छा। उसके लिए दुनिया डिब्बों में बटी हुई है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। उसे उस औरत के आंसुओं या उसकी मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि सही लोग सही जगह पर हों। वो अपनी शहरी व्यवस्था को गांव पर थोपना चाहता है। तो स्टेशन पर तो मोहनलाल का रौब और उसकी दुनिया का ढांचा सब कायम है, लेकिन जैसे ही वो घोड़े पर बैठकर असल गांव की ओर बढ़ता है, कहानी का मिजाज बदलने लगता है। हाँ, और उसका भी, क्योंकि अब वो अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति की दुनिया में आ रहा है। गांव का माहौल बिल्कुल अलग है। एकदम। औरतें सावन के गीत गा रही हैं, किसान घर लौट रहे हैं, जुगनू चमक रहे हैं। यहाँ एक सहज लय है, एक संगीत है। और मोहनलाल के घोड़े की टाप उस संगीत को भंग कर देती है। बिल्कुल। और ये टकराव सिर्फ आवाज का नहीं है, भाषा का भी है। जब वो रास्ता पूछने के लिए एक प्रौढ़ महिला को भद्रे कह के बुलाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मुड़ है। बहुत। भद्रे एक संस्कृत का शब्द है, बहुत सम्मानजनक है, लेकिन ये किताबी है। उस महिला की दुनिया का शब्द नहीं है ये। नहीं। वो सोच में पड़ जाती है कि ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा। यहाँ हमें साफ दिखता है कि मोहनलाल के पास गांव से बात करने के लिए सही भाषा ही नहीं है। मतलब उसका पढ़ा लिखा होना यहाँ उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि एक दीवार खड़ी कर रहा है। और फिर प्रकृति अपना खेल दिखाती है। वो रास्ता भटक जाता है, तेज बारिश, घना अंधेरा। हाँ, और उसका महंगा विलायती बूट अब कीचड़ में धंस रहा है। उसका सारा शहरी आत्मविश्वास वो पिघलने लगता है। और इसी भटकाव के बीच उसे एक आवाज सुनाई देती है। हाँ, एक मचान पर बैठे बच्चों के शोर की आवाज। लेखक उसे आनंद कलरव कहते हैं। और मोहनलाल उस बारिश में भीगते हुए रुककर उसे सुनने लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ये इतना जरूरी क्यों है कि वो रुककर उन बच्चों को सुनता है? क्या ये पहली बार है कि वो गांव को एक पिछड़ी हुई जगह की तरह नहीं देख रहा? बिल्कुल। अब तक गांव उसके लिए बस एक नक्शे पर एक जगह थी, कुसुमपुर, जहां उसे इंस्पेक्शन के लिए जाना था। हाँ, लेकिन बच्चों का वो निश्चल शोर, वो आनंद उसे पहली बार एहसास कराता है कि यहाँ भी जीवन है, भावनाएं हैं, खुशियां हैं। शायद पहली बार वो अपनी ड्यूटी से बाहर निकलकर एक इंसान की तरह कुछ महसूस कर रहा है। हाँ, उसका अहंकार यहाँ टूटना शुरू होता है। और इसी टूटे हुए अहंकार के साथ उसकी मुलाकात उस 15 साल की लड़की से होती है, जो दिया लेकर मचान की ओर जा रही है। लेखक कहते हैं कि गरीबी ने उसे मैला कर दिया है, पर उसके चेहरे पर ईश्वरीय सुषमा है, एक दैवी सुंदरता। हाँ, और यहाँ मोहनलाल का व्यवहार देखिए।
वो पहले उसी रॉड से पूछता है कुसुमपुर का रास्ता किधर है। लेकिन जब लड़की मासूमियत से कहती है कि मैं नहीं जानती, तो उसे गुस्सा नहीं आता, उसे हंसी आ जाती है। ये जुड़ाव की ये पहली किरण है। और यही जुड़ाव उसे उस झोपड़ी तक ले जाता है जहां कहानी का पूरा सच छिपा हुआ है। बिल्कुल। वो लड़की उसे अपनी माँ के पास ले जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी स्त्री से होती है जिसके चेहरे पर गरीबी की थकान तो है, लेकिन आंखों में एक अलग ही तेज है, एक अभिमान है। और मोहनलाल का बदलावा रूप देखिए, वो उस स्त्री के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता है कि खुद झुककर उसे प्रणाम करता है। हाँ, ये वो मोहनलाल नहीं है जो स्टेशन पर एक औरत को डांट रहा था। नहीं, ये एक ऐसा इंसान है जो अब दर्जों से परे व्यक्तित्व का सम्मान करना सीख रहा है। जब वो बताता है कि वो कुसुमपुर जा रहा है, तो उस स्त्री की प्रतिक्रिया बहुत नाटकीय होती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और लेखक एक बहुत गहरी बात लिखते हैं, वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। जब मैंने ये पढ़ा तो ये थोड़ा हैरान करने वाला था। यहाँ अभिमान का क्या मतलब हो सकता है? तो ये एक बहुत जरूरी फर्क है। ये आंसू हाय मेरा सब कुछ लुट गया वाले नहीं है। ये उस स्वाभिमान के आंसू हैं जो कहता है हम वो थे और आज तुम्हारी वजह से इस हाल में हैं। अच्छा। इसमें दुख से ज्यादा एक तरह का गुस्सा और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा का दर्द है। ये आंसू याद दिलाते हैं कि वो एक पीड़ित है, लेकिन भिखारी नहीं। और फिर वो अपनी कहानी सुनाती है, एक धोखे की कहानी। उसके पति कुसुमपुर के बड़े भूस्वामी थे, लेकिन उन्होंने एक महाजन कुंदनलाल से कुछ कर्ज लिया था। जब वो पैसे चुकाने गए तो महाजन ने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। और ये कोई अनोखी कहानी नहीं थी उस दौर में। ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था का फायदा उठाकर कई महाजन वो इसी तरह पुरानी जमींदारियों पर कब्जा कर रहे थे। मतलब विश्वास की दुनिया खत्म हो रही थी और कागजी कार्रवाई और कानूनी दांव-पेच की नई दुनिया आ चुकी थी, जिसे पुराने जमींदार समझ नहीं पाते थे। उनकी उदारता ही उनकी कमजोरी बन जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। महाजन ने पीछे से दावा करके उनकी जमींदारी बहुत कम दाम में नीलाम करवा ली। ये सिर्फ जमीन का जाना नहीं था, ये सम्मान का जाना था। और इसी सदमे में उनके पति की मृत्यु हो गई। कहानी का यह हिस्सा बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक बदलाव पर एक टिप्पणी है। सही बात है। और मोहनलाल ये सब सुन रहा है, एक बाहरी व्यक्ति की तरह, उस परिवार से सहानुभूति रखते हुए। वो रात वहीं बिताता है। सुबह जब वो चलने लगता है तो लेखक लिखते हैं कि उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। एक पाठक के तौर पर हम सोचते हैं कि उसे उस परिवार की हालत पर दुख है और शायद इस बात की शर्म है कि दुनिया में ऐसा अन्याय होता है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। मोहनलाल का चेहरा शर्म और दुख से भर गया था। और हमें सोचना होगा कि क्यों? उसने तो कुछ नहीं किया। वो तो बस एक कहानी सुन रहा था। हाँ। लेकिन वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, है ना? उस कहानी में एक नाम था, धोखेबाज महाजन का नाम। कुंदनलाल। हाँ, कुंदनलाल। हाँ, वही नाम। और अब प्रसाद जी कहानी का सबसे बड़ा सच एक ही वाक्य में सामने रखते हैं। वो धोखेबाज महाजन कुंदनलाल कोई और नहीं बल्कि बाबू मोहनलाल का पिता था। और इस एक वाक्य के साथ मोहनलाल की पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद हिल जाता है। सब कुछ। जिस कुसुमपुर पर वो अपना अधिकार जताने जा रहा था, वो जमीन एक धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी। उसका विलायती बूट, उसका रौब, उसकी शिक्षा, सब कुछ उसी अन्याय के कमाई थी। सोचिए उस क्षण के बारे में। वो जिस ग्रामीण जीवन को पिछड़ा समझ रहा था, उसी गांव की एक झोपड़ी ने उसे उसके अपने परिवार का वो आईना दिखा दिया जिसे वो कभी नहीं देखना चाहता था। उसका पूरा सफर एक प्रतीकात्मक यात्रा बन गया। बिल्कुल। वो कुसुमपुर का भौतिक रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन उसे अपने ही अतीत का, अपने परिवार की सच्चाई का वो रास्ता मिल गया जो शर्म और अपराध बोध से भरा हुआ था। तो कहानी का अंत हम एक बहुत भारी सवाल के साथ छोड़ जाता है। मोहनलाल अब कुसुमपुर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब वो एक इंस्पेक्टर नहीं है। नहीं, अब वो अपने पिता के कर्मों का बोझ ढोता हुआ एक अपराधी है। कहानी हमें ये नहीं बताती कि आगे क्या होगा। क्या वो जमीन पर अपना अधिकार जताएगा या उसे उस परिवार को लौटा देगा? और शायद जवाब जरूरी भी नहीं है। कहानी का मकसद मोहनलाल के फैसले को दिखाना नहीं, बल्कि उसे उस नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा करना है। ये विरासत के सवाल को उठाती है। हमें जो कुछ भी अपने पूर्वजों से मिलता है, संपत्ति, प्रतिष्ठा, अवसर,
क्या हम उसके पीछे की अनकही कहानियों के लिए भी जिम्मेदार हैं? और मोहनलाल का अपराध बोध इसी सवाल से पैदा हुआ है। हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय और नैतिकता की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। कभी-कभी अनजाने में ही हम एक ऐसे सच से टकरा जाते हैं जो हमारी पूरी पहचान को हिला देता है। बिल्कुल। मोहनलाल की यात्रा सिर्फ कुछ मीलों की यात्रा नहीं रह जाती, ये एक आत्म साक्षात्कार की, एक नैतिक यात्रा बन जाती है। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, ये कहानी हमें एक असहज करने वाला सवाल देती है। किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों की कितनी नैतिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए? क्या मोहनलाल कभी इस विरासत के बोझ से सच में मुक्त हो पाएगा? या क्या उसकी पूरी जिंदगी इस शर्म के साये में गुजरेगी कि उसकी सफलता की नींव किसी और की बर्बादी पर रखी गई थी?